नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और डेली डिस्कशन शो में चर्चा आज उत्तर प्रदेश की सियासत की। उत्तर प्रदेश की सियासत की चर्चा इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा, सबसे ज्यादा विधानसभा और सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला प्रदेश, 2024 की जो कुर्सी है, जो सत्ता है, वो कहा जाएगा कि उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरेगी। और उत्तर प्रदेश में माहौल राममय है, लेकिन कई और बातें भी हैं, कई और समस्याएं भी हैं जिनसे दो चार होना पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी को भी, और इंडिया अलायंस को लेकर के भी। उस पर चर्चा करेंगे। उसमें हम ओम प्रकाश राजभर की चर्चा करेंगे, दारा सिंह चौहान के रोल की चर्चा करेंगे, अनुप्रिया पटेल की चर्चा करेंगे, अखिलेश यादव, आरएलडी और कांग्रेस के बीच जो सीट शेयरिंग को लेकर के माथापच्ची चल रही है उस पर भी चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी मौजूद हैं। अभिषेक जी, एक नए डिस्कशन में आपका फिर से स्वागत है। इंडिया अलायंस की जब बात होती है तो उत्तर प्रदेश चूंकि सबसे बड़ा सूबा है, और मैं वहीं से शुरू करूंगा, उसके बाद मैं एनडीए और भारतीय जनता पार्टी पे भी आऊंगा, राजभर पे भी आऊंगा। अखिलेश यादव और जयंत की सीटों में बात फाइनल हो गई कहा जा रहा है जी। और पिक्चर से कांग्रेस गायब है। हाँ, तो इंडिया अलायंस के टूटने की असल वजह भी यही है कि कांग्रेस ने बाकी रीजनल पार्टीज से जो डायलॉग में जो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए वो दिखाया ही नहीं। कांग्रेस को आज भी लगता है कि वो स्वयंभू है, वही सबसे बड़ी पार्टी है, जबकि देश के 5-7 राज्यों में तो पता नहीं कब वो सरकार में थी और कहीं अस्तित्व भी नहीं है उनका, उत्तर प्रदेश में भी नहीं है। तो ऐसे में ये चीज समझना होगा कि क्षेत्रीय दलों को आप उनकी ताकत के हिसाब से एडजस्ट कीजिए। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी है, भाजपा के बाद यहाँ पर मुख्य विपक्षी है। राष्ट्रीय लोकदल 5-7 लोकसभा क्षेत्रों में पश्चिम उत्तर प्रदेश में प्रभाव रखती है, जीते ना वो अलग बात है, लेकिन प्रभाव रखती है। तो ऐसे में इन दोनों ने तो पहले से चल रहा है, राज्यसभा जा ही चुके हैं जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी की मदद से, अलायंस हुआ ही था विधानसभा चुनाव में, तो उसी को ये आगे लेकर के जा रहे हैं। जयंत चौधरी को पता है कि हमारी हैसियत कितनी है और हम उतने पे संतोष कर लेंगे। मुझे लगता है कि जितनी अफवाहें उड़ी थी बीच में कि यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, मुझे लगता है कि पहले वो फाइनल हो गया। पहले जयंत ने ट्वीट किया, एक्स पर पोस्ट किया, उसके बाद अखिलेश यादव ने उसी को कोट करते हुए उनको सहमति जताई। तो ये क्लियर हो गया कि अखिलेश और जयंत में कम से कम अभी की स्थिति में के लिए कोई चुनाव बात पता नहीं क्या है। वो नहीं पता, रिजल्ट जब आए तो हो सकता है वो चले जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी समाजवादी पार्टी के साथ ये भी संभावना है, बिल्कुल है। देखिए, मैं बता रहा हूं कि जो राष्ट्रीय लोकदल का जो हम इतने दिनों से जो हम, भाई आप इतिहास को देख करके जो स्टडी कीजिए तो समझ में आता है, रेट्रो से समझ में आ जाता है। तो हो सकता है कि अगर एनडीए की सरकार बनती है, उनको अच्छे मौके मिलते हैं, तो कोई क्यों ना जाए भाई। हर कोई अपनी पार्टी को बढ़ाना चाहता है, अपने आप को और बेहतर करना चाहता है। सभी दलों में ये चीज ले भाई, जब नीतीश कुमार 8 बार इधर से उधर हो सकते हैं तो इसमें कहा नहीं जा सकता कि जयंत चौधरी क्या करेंगे। लेकिन फिलहाल वहां पर सपा और राष्ट्रीय लोकदल के बीच में तालमेल बन गया है, ठीक है। कांग्रेस क्यों नहीं मान रही? कांग्रेस इसलिए नहीं मान रही क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि यूपी में 10 सीटों में चुनाव लड़ना चाहिए, 2% वोट शेयर है, संगठन है नहीं, कोई साथ में खड़े होने वाला है नहीं आपके, और जो आपके बड़े नेता है वो यूपी से दूरी बनाए हुए हैं। अरे आप यूपी में घूम लीजिए, भारत जोड़ो यात्रा घूम लीजिए, केवल यूपी में घुमा दीजिए तो उसका असर हो जाए। आप यूपी कोई आना नहीं चाहता। प्रियंका गांधी यूपी कार्यक्रम है भारत जोड़ो यूपी छोड़ के चली गई प्रियंका गांधी। आपको समय देना चाहिए, रिजल्ट एक दिन में थोड़ी हासिल होता है, समय देना पड़ेगा आपको। तो ये बात सही है कि एक दिन में कोई रिजल्ट नहीं। लोग सवाल भी कर रहे, कह रहे कि ये जो 10 सीटें मांग रहे हैं किसके किसके लिए मांग रहे हैं, कैंडिडेट तो बताओ, कैंडिडेट दे देना। वही मैं कह रहा हूँ कि आप जीतने वाली स्ट्रेटेजी बता दो कि ये कैंडिडेट होंगे और इस तरीके से हम जीत जाएंगे। आप अगर सेटिस्फाई कर ले जाते हैं समाजवादी पार्टी को या आपके गठबंधन के सहयोगियों तो ले लीजिए। आप वो भी तो नहीं कर पा रहे। नहीं, वही समस्या है कांग्रेस के साथ कि कांग्रेस को आज भी लगता है कि स्टीयरिंग उसके हाथ में, लीडरशिप वही करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टेट टू स्टेट ये डिपेंड करता है। दूसरा, आप समझिए इस यूपी के पॉलिटिक्स इतनी कॉम्प्लेक्स है कि सपा आरएलडी ने समझ लिया कि उनको क्या करना है। रिजल्ट कुछ भी हो वो अपने हिसाब से चुनाव लड़े। बसपा ने भी समझ लिया कि हमको क्या करना है। कांग्रेस यहाँ पर कंफ्यूज है, अभी भी नहीं समझ पा रही है। या तो साहब आप कहिए कि भाई अलग अलग लड़ेंगे और एक साथ लड़ेंगे तो बैठ के बात कीजिए, दोनों ही चीजें नहीं हो पा रही है। तो मुझे लगता है इन सब पूरे फ्रेमवर्क में अगर देखा जाए तो सबसे मुझे लगता है कि बेहतर डिसीजन बसपा का था, बहन मायावती जी का था,
हाँ, मैं उसी पे आने वाला था। क्लियर डिसीजन है पहले इनका से ही। क्या इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि देखिए हाँ, उन्होंने एकदम अपनी लाइन क्लियर कर ली कि हम भैया अकेले लड़ेंगे, हमारा नुकसान होता है गठबंधन में, मैं नहीं जाने वाली गठबंधन में। सवाल यही है कि ये जो नुकसान भरपाई होगी, मायावती जी जो नुकसान करेंगी, ये कौन भरपाई करेगा? भाई वो नुकसान करेंगे, किसका करेंगे? सपा का ही नुकसान करेंगे और आरएलडी का नुकसान करेंगे। कांग्रेस का नुकसान करने लायक कुछ है ही नहीं यहाँ पे। दलित वोटर भी तो बीजेपी को वोट करता है। देखिए, आप ये समझिए कि बीजेपी की योजनाओं के सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी कौन है? ओबीसीज हैं और एससीज हैं, जिनको सबसे ज्यादा लाभ मिल रहा है। तो कोई माने या ना माने, आपके वोट शेयर 19% लोकसभा में है, लेकिन वो सीटों में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। तो आप ये समझिए कि वो कहाँ जा रहे हैं, लोग कहाँ जा रहे हैं? लोग जहां जा रहे हैं वो बीजेपी उनको अच्छा विकल्प दिख रहा है, उनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो बीएसपी ने निर्णय, मुझे लगता है कि इस लोकसभा चुनाव में क्या नतीजे होंगे, नंबर्स क्या आएंगे, उससे ज्यादा कहीं आगे का उसने सोच करके निर्णय लिया कि मुझे अकेले इस बार चुनाव लड़ना है। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी यानी दो गठबंधनों की लड़ाई में बीएसपी सिर्फ एक ऐसा फ्रेमवर्क कि खेल बिगाड़ने की भूमिका में रहेगी। मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ा इफेक्टफुल होगा कि 10 सीटें पिछली बार की तरह जीत जाए। वो बिल्कुल असंभव सी चीजें हैं। विधानसभा में तो साफ हो गई। हाँ, तो उनको इस चुनाव से आगे का कहीं कुछ दिख रहा है। अब थोड़ा सा एनडीए की तरफ आएंगे। मायावती की बात कर ली हमने, कांग्रेस की बात कर ली, आरएलडी की बात कर ली, सपा की कर ली। मैं राजभर साहब की बात करना चाह रहा हूं, मैं दारा सिंह चौहान की बात कर रहा हूं, क्योंकि आए दोनों लोग भाई भाई बन के थे। एक को एमएलसी बना दिया, एक अभी भी कुर्सी की तारीखें तय कर रहा है। हाँ बिल्कुल, उनका तो हम लोग लगा 6 या 7 बार हो गया मंत्री पद के लिए। खुद बताते हैं कि मैं इस तारीख को बन रहा हूँ, 6-7 बार हो चुका है और पता नहीं क्यों तारीख पे तारीख हो रही है, तारीख नहीं आ रही है। तो एनडीए में अगर हम बात करेंगे तो एनडीए में मुझे लगता है कि सबसे क्लेवर पर्सन अगर कोई है उत्तर प्रदेश में तो अनुप्रिया पटेल है। शी नोज हाउ टू टैकल दिस सिचुएशन। खामोश रहेंगी, उनको पता है कि दोनों लोग कैबिनेट में हैं अपनी अपनी जगह पे। उनको पता है कि लड़ने से कोई फायदा नहीं, बीजेपी जैसा जो बुलडोजर है उससे जो लड़ेगा वो धराशायी हो जाएगा। क्या ओम प्रकाश राजभर फिर से पलटी मारेंगे क्या? मुझे नहीं लगता अभी फिलहाल स्थिति है उनकी। देखिए, पलटी मारने लायक बचे हैं कि नहीं? बिल्कुल मारेंगे। मैं ओम प्रकाश राजभर का इसी दफ्तर में इंटरव्यू किया था, उन्होंने खुद यही कहा था कि भाई हम तो चाहते हैं, हम बड़े दलों से मिलते हैं, उनके साथ जुड़ करके अपना स्ट्रक्चर, अपना कद और बड़ा करते हैं, उसके बाद कोई और मिलता है उसके साथ चले जाते हैं, उससे जुड़ करके कुछ और फायदा लेते हैं। उन्होंने तो खुद कहा इस चीज को कि हम बीजेपी से जुड़े हैं ताकि हमारा कद और बड़ा हो पाए। तो अगर बीजेपी के साथ लोकसभा में मान लीजिए उनको एक लोकसभा सीट मिल गई, क्या अपने दम पे एक लोकसभा सीट जीत सकते थे? वो नहीं जीत सकते थे। लेकिन बीजेपी के साथ एक लोकसभा पहुंचा देंगे, एक राज्यसभा हो सकता है बाद में मिल जाए, 6 विधायक हैं, मंत्री बन जाएंगे, और क्या चाहिए? धीरे धीरे अब छोटी पार्टियां ऐसे, भाई अनुप्रिया पटेल की पार्टी को कौन जानता था, लेकिन आज देखिए उनके 12 विधायक हैं, एक मंत्री है, एक केंद्र में मंत्री है ना, पहचान क्या बनती है। अगर हम कंपेयर करें अनुप्रिया पटेल में और ओम प्रकाश राजभर में, संगठन और जिस वोटर, जिस तबके की ये लोग पॉलिटिक्स करते हैं, क्या आपको लगता है कि ओम प्रकाश राजभर उस मामले में अनुप्रिया पटेल से ऊंचे कद के आदमी? यस, ओम प्रकाश राजभर की जो स्ट्रेटजी है, जिस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं, अपने वोटर्स के बीच में उनकी उपस्थिति है, मुझे लगता है कि वो ज्यादा वोकल हैं, दिखता भी है। अनुप्रिया पटेल मुझे लगता है नंबर्स में भी नंबर्स में भी, यस, नंबर्स में भी तकरीबन 28 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर राजभर समाज और उनसे जुड़े हुए जो समाज के लोग हैं वो इम्पैक्टफुल हैं। अनुप्रिया पटेल कमोबेश कुछ फैक्टर्स, कुछ पॉकेट्स में है, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि उनके अंदर पेशेंस है, धैर्य है, संगठन की क्षमता है, मोदी जी के साथ जुड़ करके उन्होंने एक लंबे समय से जो जुड़ाव रहा है उसका लाभ उनको मिला है कि उनको नंबर भी अच्छे मिले हैं और नतीजे भी अच्छे मिले हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर में एक खामी है, अधीर हो जाते हैं, बड़ी जल्दी अधीर होते हैं, इम्पेशेंस हो जाते हैं बड़ी जल्दी। अगर उनकी देखिए 30 साल का पॉलिटिकल करियर, उनसे जब बात हुई, उन्होंने बताया, तो आप सोचिए 30 साल में उनको एक मुकाम हासिल हो जाना चाहिए था वो। लेकिन मुझे लगता है कि एक जो शॉर्टकट होता है, इससे भी आप देखिए बीजेपी से जुड़े तो पहले 4 विधायक हुए, फिर सपा से जुड़े तो 6 विधायक हो गए, अब फिर बीजेपी से जुड़ गए तो कुछ और अब हो सकता है नतीजे उनको हासिल हो जाए, मंत्री भी हो सकता है बन जाए। तो ये शॉर्टकट से भी फायदे मिलते हैं। अनुप्रिया पटेल पेशेंस है, पेशेंस रखती है, पेशेंटफुल है, वो लंबा रास्ता चुनती है, शॉर्टकट नहीं चुनती है, उसका फायदा उनको दूसरी तरीके से मिलता है। ओम प्रकाश राजभर मुझे लगता है बहुत ज्यादा वोकल है,
शॉर्टकट्स उन्होंने ज्यादा लिए, लेकिन उसका भी फायदा उनको मिला। जी, तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय जो राजभर हैं वो केंद्र में हैं, और केंद्र में इसलिए है उत्तर प्रदेश के क्योंकि कई बार उन्होंने कहा है, कई बार इस बात का वो दावा कर चुके हैं कि मैं इस तारीख को मंत्री बनूंगा, इस तारीख को मंत्री बनूंगा, इस तारीख को पद मिल रहा है। इस बीच दारा सिंह चौहान बाजी मार ले गए और एमएलसी बना दिए गए। सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में 2024 से पहले क्या होने वाला है, ना सिर्फ एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में भी की कि कांग्रेस का क्या स्टैंड रहने वाला है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए और बताइए कि ये वीडियो और अच्छा कैसे कर सकते हैं हम, ये भी बताइए साथ में। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां पर हमको फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।